Hello everyone, how are you all? Yesterday, in the previous chapter, we discussed about the chapter number 15. Okay, हमने chapter number 15 लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 15 क्लास 11 का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने कि व्हाट इज द बॉडी फ्लूइड, क्या होता है बॉडी फ्लूइड, क्या है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, कौन से होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, कौन से होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। ओके, नाउ व्हाट इज द ब्लड, ब्लड की पीएच कितनी होती है, ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हैं, प्लाज्मा किससे मिलकर बना है, प्लाज्मा में वाटर की परसेंटेज कितनी होती है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोप्लास्ट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया था। ल्यूकोसाइट के अंदर हमने डिस्कस किया था ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स हमने डिस्कस किया था। जो न्यूट्रोफिल्स है ये कैसी थी, जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये आपकी एसिड और बेस दोनों से स्टेन हो रही थी और उसके साथ साथ मल्टी लोब्ड थी न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स कैसी थी, बेसोफिल्स आपकी जो बेसोफिल्स, दिस इज द बेस, ये कैसी थी, बेसिक थी और किस डाई से स्टेन हो रही थी, बेस से स्टेन हो रही थी। उसके साथ इओसिनोफिल, ये कैसी थी, एसिडिक इन नेचर थी। बेसोफिल ट्राइलोब्ड थी, बेसोफिल कैसी थी, ट्राइलोब्ड थी। और इओसिनोफिल कैसी थी, डाई लोब, मतलब किसके अंदर टू बाई लोब्ड कह सकते हैं, इसके अंदर टू लोब प्रेजेंट थे। ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर हमने एक ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट के अंदर डिस्कस किया था। जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको हमने बी सेल्स और टी सेल्स में डिवाइड किया था, बी सेल एंड टी सेल के अंदर हमने उसको डिवाइड किया था। और जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स को हमने कैसे बताया था, मोनोसाइट दिस इज द बीन शेप, कैसा बताया था हमने, मोनोसाइट कैसे हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर है। ओके, अब नाउ यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द न्यूट्रोफिल्स, दिस इज द डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है। इसके अंदर हम, दिस इज द इओसिनोफिल, देखो ये यहाँ पे आपको बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द इओसिनोफिल। दिस इज द बेसोफिल, ये कैसा है, बेसोफिल, इसके अंदर ट्राइलोब्ड है कि एक एक आपकी ये ट्राइलोब्ड है। ओके, नाउ दिस इज द न्यूट्रोफिल जिसमें कितने सारे मल्टीपल लोब्स प्रेजेंट है। तो न्यूट्रोफिल दिस इज द मल्टीपल लोब्ड, कि इसके अंदर कितने प्रेजेंट है, मल्टीपल लोब इसमें प्रेजेंट है। Now this is the lymphocytes, B lymphocytes, T lymphocytes and this is the monocyte, जो कैसा है, जो आपने देखा होगा हॉर्स का जो शूज शेप होता है ना, हॉर्स का जो आगे का शेप होता है उस शेप की ये मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ we discuss about the neutrophils are most abundant and basophils are least abundant, कि जो न्यूट्रोफिल्स आती है, जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो कैसी होती है, मोस्ट अबेंडेंट होती है। और बेसोफिल्स कैसी होती है, लीस्ट अबेंडेंट, बेसोफिल्स कैसी है, लीस्ट अबेंडेंट है। और न्यूट्रोफिल्स कैसी है, मोस्ट अबेंडेंट है। WBC, monocytes and neutrophils are phagocytic cells, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों कैसी है, फैगोसाइटिक्स है। मतलब कि एक तो हमारा मोनोसाइट, मोनोसाइट किस में आएगा, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आएगी, और न्यूट्रोफिल्स ये हमारी किस में थी, ग्रेन्युलोसाइट्स में। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स दिस इज द ग्रेन्युलोसाइट आर फैगोसाइटिक सेल्स, दोनों दोनों कैसी है, फैगोसाइटिक सेल है। मतलब ये क्या करेगी, पैथोजन को किल करने में हेल्प करेगी। विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कर रही है, फैगोसाइटिक सेल्स मतलब फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनको क्या कर रही है, किल कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेसोफिल सिक्रेट्स हिस्टामिन, बेसोफिल क्या कर रहे हैं, क्या सिक्रेट कर रहे हैं, दे सिक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। क्या क्या सिक्रेट कर रहे हैं बेसोफिल्स, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन दैट आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है,
इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बेसोफिल क्या सिक्रेट कर रही है? हिस्टामिन सिक्रेट करेगा, सीरोटोनिन सिक्रेट करेगा और हिपेरिन सिक्रेट करेगा, जो किसमें इन्वॉल्व होती है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका इओसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। तो जो इओसिनोफिल है वो किसमें हेल्प करेगी? इओसिनोफिल हेल्प करती है आपके जो इन्फेक्शंस है उनको क्योर करने में आपकी हेल्प करती है, या फिर जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है, उससे कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसमें कौन हेल्प करती है? आपकी इओसिनोफिल्स हेल्प करेगी। ओके, नाउ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर, जो हमारी बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है, जो इम्यूनिटी का जो रेस्पॉन्स जनरेट हो रही है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या रेस्पॉन्स कर रही है, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। नाउ द नेक्स्ट इज, ये हमने जो डिस्कस कर लिया था, WBC हमने डिस्कस कर ली, हमने RBC डिस्कस कर ली, हमने WBC डिस्कस कर ली। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो हमारा ब्लड कंपोनेंट है, दिस इज द थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट हमारा ब्लड कंपोनेंट क्या है? थ्रोम्बोसाइट। दिस इज नोन एज द प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को और हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स आर, thrombocytes and platelets are cell fragment produced from megakocytes in bone marrow. 1,50,000 to 35,50,000 platelets are present in each ml of blood. तो यहाँ पर आपके क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे फॉर्म होती है? बोन मैरो में। कहाँ पे फॉर्म होगी? बोन मैरो में। और क्या क्वांटिटी है? 1,50,000 टू 3,50,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है ईच ml ऑफ ब्लड में। एक ml अगर हम ईच ml ऑफ ब्लड की बात करें तो उसमें 1,50,000 टू 3,50,000 तक प्लेटलेट्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके, now platelets are involved in clotting or coagulation of blood in case of injury। कि जो प्लेटलेट्स है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्लड को क्लॉट कर रही है या फिर उसका क्या कर रही है? कोगुलेशन कर रही है ब्लड का इन केस ऑफ इंजरी। कि जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे हम इंजर्ड होते हैं थोड़े टाइम तक तो जो वो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है। आफ्टर दैट जब वो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाता है? फ्लो करना बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है, वहां पर एक क्लॉट सा जम जाता है। तो व्हाट इज द रीजन? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो कौन है रेस्पॉन्सिबल? थ्रोम्बोसाइट्स। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? थ्रोम्बोसाइट्स, जो क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग, जो इंजर्ड एरिया है वहां पे क्लॉट करके ब्लड को फ्लो होने से स्टॉप करती है। क्योंकि मतलब अगर बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो गया तो ब्लड का लॉस हो जाएगा, तो उसको कौन रोक रही है? हमारी थ्रोम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ अब ब्लड प्लेटलेट्स कैसे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इज दिस द ब्लड ग्रुप। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज ब्लड ग्रुप। व्हाट इज ब्लड ग्रुप? तो बेसिकली अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है? बेसिकली 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स क्या है? प्रेजेंट है। ओके, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे? ब्लड ग्रुप ए, बी, दिस इज द, कि यहाँ पर हमारे ये ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। दिस इज द ब्लड ग्रुप ए, this is the blood group B, this is the blood group AB and this is the blood group O। तो basically how many types of blood group? Basically 4 types of blood groups are present। कितने हैं? 4, A, B,
AB and O, ठीक है। Now blood of human being different in certain aspect, although it appear same in all individuals, कि जो blood group है वो human different है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग आर ABO एंड RH। तो यहाँ पर जो हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, एक तो हमने देखा ब्लड ग्रुप, ठीक है, ABO और ABE इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, नाउ RH फैक्टर, जब हम कहते हैं दिस इज द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, दिस इज द नेगेटिव ब्लड ग्रुप, कैसे कहते हैं हम? A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है। तो वो हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों किसके थ्रू बताते हैं? तो जो हम पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं वो किसके थ्रू बताते हैं? RH फैक्टर के थ्रू, ठीक है। तो जो RH फैक्टर है उसके RH फैक्टर इज आल्सो वेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग अगर इन केस ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप कैसा है? पॉजिटिव है। अगर किसी ए ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज द ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर किसी ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो अगर एक ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर एब्सेंट है तो दिस इज नोन एज द ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ABO grouping is based on presence and absence of two surface antigens RBC, antigens A and antigen B. The plasma of individuals also contain two antibodies produced in response of antigens. तो basically antigens क्या है? What is the antigens? Antigens हम क्या कहते हैं? क्या है antigens? एंटीजन्स बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी की सरफेस पे। तो जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है दिस इज नोन एज द एंटीजन्स। कि मतलब जैसे ये हमारा एक ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे ये इस तरीके से मान लो क्या प्रेजेंट है? दीज आर एंटीजन्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? एंटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारी टेबल है, ये टेबल हमें ये शो कर रही है कि इन दिस टेबल वी कैन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप and which type of antibodies is present into the particular blood group. First of all, we discuss about the blood group A. सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? ब्लड ग्रुप ए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन द ब्लड ग्रुप ए विच एंटीजन इज प्रेजेंट? कौन सा एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप ए पे? ब्लड कौन सा है? ए है। तो फिर वहां पर जो ब्लड के ऊपर जो प्रेजेंट होगा दिस इज अ एंटीजन ए, ठीक है। बिकॉज एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड। तो ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? एंटीजन ए। और इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडीज बी। क्यों एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होगी? क्योंकि बेसिकली जो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि ये हमारी मान लो ये एंटीजन्स है, ठीक है, ये हमारे एंटीजन्स हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिमिलर यहाँ पर सिमिलर टाइप के एंटीबॉडीज आ गए, कि अगर सेम इस टाइप के ही एंटीबॉडीज आकर यहाँ पर अगर ये लॉक एंड की का जो सिस्टम है ना, लॉक एंड की, तो एक पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की होती है। तो जब वो दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो एकदम कैसे हो जाते हैं? एकदम वो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो दिस इज नोन एज द लॉक एंड की कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी है, दोनों की भी कैसे रिएक्शन होती है? लॉक एंड की वाला जो सिस्टम है, तो इन दोनों की भी रिएक्शन कैसी होती है? लॉक एंड की वाला। अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए के अंदर, ठीक है, या इस तरह से एंटीजन्स प्रेजेंट है और अगर सिमिलर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हुई तो क्या हो गया? कोगुलेशन हो गया ना। क्या हो जाएगा? कोगुलेशन हो जाएगा। तो क्या ब्लड फ्लो कर पाएगा? नहीं, उसमें क्या हो जाएगी? क्लॉटिंग हो जाएगी।
तो इसलिए हमेशा जो ब्लड ग्रुप है उसके जस्ट ऑपोजिट एंटीबॉडीज उसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अगर यहाँ पर हमारे ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटीजन्स ए प्रेजेंट होंगे, बट एंटीबॉडीज कौन सी होगी, बी। क्लियर। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन से होंगे, बी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो मतलब इसमें ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीबॉडीज भी, सॉरी बी एंटीजन भी होगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों होंगे, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, बट इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर, इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीजन्स ही प्रेजेंट होंगे। अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज भी कौन सी, ए और बी, दोनों एंटीबॉडीज उसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्लियर। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अब ये डोनर किसको डोनेट कर सकता है। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ये सिर्फ ब्लड डोनेट करेगा ए को और ओ को। ओ को तो नहीं करेगा, बेसिकली ओ से ये ब्लड ले सकता है क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो ये किसको कर सकता है, बी को कर सकता है। ए बी की बात करें तो ये क्या सबसे डोनर ग्रुप, मतलब यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये किससे ब्लड ले सकता है, किसको ब्लड दे सकता है। तो जो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को ही अपना ब्लड देगा, बट ओ से और ए से दोनों से वो क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। ठीक है। ब्लड ग्रुप बी है तो वो केवल बी को ही अपना ब्लड देगा, बट ले किससे सकता है, वो बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो ये किसको देगा, ए बी सिर्फ ए बी को ही देगा, बट ये क्या कर सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी वाले से भी ले सकता है, ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी से भी ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ से भी ले सकता है। ओ की बात करें तो ये सबको दे तो सकता है, बट ले किससे सकता है, सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाला ओ से ही ले सकता है और किसी से वो अपना ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। क्लियर। तो ये तो थे हमारा ब्लड ग्रुप कि कौन से ब्लड ग्रुप, कौन सा एंटीजन्स और कौन सी एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट, during blood transfusion, blood of donor has to be matched with blood group of recipient to avoid clumping of RBC। तो ये जरूरी है जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो डोनर का और पेशेंट का, जिसको हम डोनेट कर रहे हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच कराना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि नहीं मैच कराए तो वो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। Group O blood can be donated to any individuals with any blood group, so it is called universal donor। ब्लड ग्रुप O को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको डोनेट कर सकता है। Person with AB group can receive blood from the any person of any group, so it is called universal recipient। जो AB ब्लड ग्रुप है वो क्या कर सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, तो इट इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, तो ये तो थे हमारे ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, RH फैक्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। RH फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या RH फैक्टर, अगर हमने RH फैक्टर नहीं करा, A पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये सब हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। RH एंटीजन सिमिलर टू रेसिस मंकी। RH एंटीजन जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो किससे किया था, रिसस मंकी से किया था। और ऑब्जर्व एंड ऑन सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स अबाउट 80%। जो RH एंटीजन्स है वो सरफेस ऑफ RBC पे प्रेजेंट रहते हैं, कितने, अबाउट 80% के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, RH एंटीजन। सच पीपल्स आर कॉल्ड RH
positive and those in the whom this antigen is absent are called RH negative. तो जहां जिन ब्लड ग्रुप्स के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो दे आर नोन एज द RH पॉजिटिव, और जिनके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसे होंगे, RH नेगेटिव। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब इंपॉर्टेंट एक वो है कि आप एग्जांपल की इसके अंदर RH फैक्टर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस ऑफ फीटस, कि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर जैसे फादर है, ठीक है, ए फादर ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है, RH पॉजिटिव, एंड द मदर ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव, और मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, RH नेगेटिव है। फिर क्या हुआ, द फीटस ब्लड इज RH पॉजिटिव, अब फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, RH पॉजिटिव। During the delivery of the first child, there is a possibility of expose of mother blood with fetus blood to develop antibodies in the mother blood. अब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे जब हमारा जो फर्स्ट बेबी था उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव था, और तो उससे जब उस और मदर का ब्लड ग्रुप कैसा था, RH नेगेटिव, अब मदर और जो फीटस है उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है थ्रू प्लेसेंटा। तो जब फीटस का ब्लड ग्रुप कुछ मदर के अंदर भी मिक्स हो गया, ठीक है, तो मतलब फीटस के अंदर जो RH पॉजिटिव थे वो ब्लड ग्रुप कुछ मदर के अंदर भी आ गया, तो उसका मतलब कि वहां पर भी क्या हो गए, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई पॉजिटिव के अगेंस्ट, ठीक है। तो नाउ तो जब फर्स्ट केस, जब फर्स्ट बेबी डिलीवर होता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तब तो बेबी इजीली ग्रो कर जाता है, इजीली डिलीवरी हो जाती है। बट इन द सेकंड केस, अब सेकंड केस में क्या होता है, जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर अब मदर के जो ब्लड है उसके अंदर क्या हो गया, RH एंटीबॉडीज क्या हो गई, डेवलप हो गई। तो सेकंड जब प्रेगनेंसी होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं कि जो the first child there is a possibility of expose of mother blood with the fetus blood to develop antibodies in mother blood. In subsequent pregnancy of the mother's blood can leak into fetus blood and destroy the fetus RBC. Okay, this is called erythroblastis fetalis. इसे हम क्या कहेंगे, erythroblastis fetalis। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब फर्स्ट बेबी तो डेवलप हो गया, बट जो सेकंड बेबी है, सेकंड बेबी के अंदर क्या आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो सेकंड इसलिए तो मदर को क्या किया जाता है, एंटी जो यहाँ पर मदर के अंदर एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके थ्रू वहां पर कोई इस तरह से क्लॉटिंग, जो सेकंड बेबी है, जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो भी इजीली ग्रो हो सके, और जो सेकंड बेबी है वो भी इजीली ग्रो कर सके। तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो RH फैक्टर है, जो RH एंटीबॉडीज है, वो जो फीटस, जो सेकंड फीटस है उसको ब्लड को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। ओके, रिमेनिंग हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।